मोहनपुर गांव में रीमा और माधव नाम के दो भाई बहन रहते थे। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता गुजर गए और अब वो ही एक दूसरे का सहारा थे। अरे हे भगवान, मैं क्या करूं? आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि किस्मत ने क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या कहूं मैं। भैया हिम्मत रखो, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। आप बस कोशिश करते रहो। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यकीन मानो, आज कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। और मैं भी मुखिया के घर काम पर जा रही हूँ। लेट हो जाएगा तो फिर मुखिया बहुत चिल्लाने लगते हैं। ए बहन रीमा, मुझे माफ कर दे। हमारे परिवार में तू ही अकेली है और मैं तुझे भी घर में बैठा कर खिला नहीं पा रहा हूँ। बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं भैया, और हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। क्या करूं बहन, मैं तो रोज रोज मजदूरी करने जाता हूँ पर काम भी तो नहीं मिलता। इसी वजह से तुमको भी काम करना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें कभी भी काम करने नहीं देता। चलो मैं निकलता हूँ। इतना कहकर माधव काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और रीमा भी मुखिया के घर जाती है। अरे तू आज इतनी देरी से कैसे आई है? मैं तुझे पैसे देता हूँ, पूरे 500 रुपया महीना। ये लेट आने के लिए नहीं देता हूँ। जब मन किया मुंह उठा के चले आए। माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे चल चल, अब बातें ही करती रहेगी या काम भी करेगी? जा, घर का पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा है, जल्दी से साफ सुथरा कर दे। चल जा। ठीक है। फिर दिन भर कड़ी मेहनत करके रीमा घर के सारे काम करती है और फिर जैसे ही अपने घर लौट रही होती है जंगल के रास्तों से, तभी उसे राजकुमार देख लेता है। अरे वाह, ये है ना लड़की। क्या मस्त सुंदर लग रही है। और दिखने में भी किसी गरीब घर की लग रही है। मुझे इसे ही अपने प्रेम जाल में फंसाना है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? ये एक गरीब घर की लड़की है और इससे प्रेम करेंगे आप तो इसका प्रेम महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ आप इसको भूल ही जाइए। अरे ओ मेरे प्यारे भोले भाले मंत्री जी, आप भी ना इन सब कामों में कच्चे हैं अभी। देखिए, मैं इसको अपने प्रेम जाल में जरूर फंसाऊंगा, लेकिन प्रेम करके रानी थोड़ी ना बना दूंगा। बस ये समझिए कि थोड़ा सा अनुभव लेना है प्यार का। बस। आखिर आप में भी राजा वाला खून है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है राजकुमार, आपके मौज मस्ती करने का दिन है तो आप मौज मस्ती ही करेंगे। जैसा आप ठीक समझे वैसा कीजिए। फिर राजकुमार रीमा के पास आता है। अब देखिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। राजकुमार, आप ठीक हैं? मैं देखती हूँ यहाँ पर शायद एक झील है, उस झील से आपको पानी ला देती हूँ। इतना कहकर रीमा झील से पानी लाकर राजकुमार को पिला देती है। तभी राजकुमार कहता है, हाँ, अच्छा लगा पानी पीकर। वैसे तुम्हारा दिल कितना साफ है। ऐसी सादगी और नेक दिली मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। तुम सच में बहुत अलग हो। वाह। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो अब घर जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। अरे ठहरो, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ।
मेरा नाम रीमा है। हाँ, रीमा बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारे नाम में भी वही मिठास है जो तुम्हारी बातों में है। सच बताऊं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। राजकुमार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो एक गरीब घर की साधारण लड़की हूँ और आप राजकुमार हैं। हमारा आपसे कोई मेल नहीं। हो रीमा, दिल के रिश्तों में अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं होता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, हाय, उसी क्षण मेरे दिल ने कहा तुम हो, वो तुम ही हो जो मेरे दिल पर राज करोगी, जो तुम मेरी सच्ची साथी हो, वो तुम हो। नहीं, ये सही नहीं है। हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ओहो, कैसी बातें करती हो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है तो एक बार मेरी आंखों में देखो। क्या इन आंखों में छल दिखता है? बताओ रीमा, क्या मेरी आंखों में तुम्हें डूब जाने का मन नहीं करता? रीमा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं और मैं तुमसे सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो हम सारी दुनिया के बंधन तोड़कर एक हो जाएंगे। बोलो। आप सच में मुझसे इतनी जल्दी इतना प्यार करने लगे? हाँ रीमा, हाँ, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। हाँ, ठीक है रीमा, कल तुम फिर से यहां पे आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पलकें बिछाकर तुम्हारी राह देखूंगा। ठीक है। इतना कहकर रीमा घर आ जाती है और 2-3 दिन लगातार राजकुमार से मिलती रहती है। एक दिन वो राजकुमार के साथ एक हो जाती है। राजकुमार, आप हमें कहीं छोड़ तो नहीं देंगे? कैसी बातें करती हो रीमा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा? सपने में भी नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अब बस मैं अपने पिताजी से जाकर हम दोनों के रिश्ते की बात करूंगा। क्या? सच में? आप सच में मुझसे शादी करेंगे? हाँ हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं रीमा, सच में। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रीमा रोज जाकर उसका इंतजार करती है, पर राजकुमार नहीं आता। क्या हो गया? राजकुमार 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। मुझे उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और वो क्यों नहीं आए? फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो परेशान होकर घर आ जाती है और ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने मेरा बस इस्तेमाल किया। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक रीमा को उल्टियां आने लगती हैं। अरे क्या हो गया रीमा? तुम ठीक तो हो ना? मैं वैद्य जी को बुलाता हूँ। रुको। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस रात में खाना नहीं खाया था, इसलिए उल्टियां हो रही हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखो। मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर माधव काम पर चला जाता है। हे भगवान, कहीं मैं जो सोच रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गर्भवती नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां रीमा की सहेली पिंकी आ जाती है। अरे रीमा, ये क्या हुआ? तुम इतनी उदास और परेशान सी क्यों दिख रही हो? तुम्हारे चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती थी। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी गहरी सोच में डूबी हो? नहीं पिंकी,
कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मन थोड़ा भारी सा लग रहा था और थकान सी महसूस हो रही है। शायद काम ज्यादा कर लिया होगा। अरे रहने दो, काम तो तुम रोज ही करती हो, पर आज तो तुम्हारी आंखों में ही कुछ और कहानी नजर आ रही है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूँ। मेरी शादी तय हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सबसे प्यारी सहेली मेरी शादी में जरूर आए। सच पिंकी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जरूर आऊंगी। आखिर तुम्हारी खुशी में शामिल होना तो मेरा भी फर्ज है। बताओ तो सही, शादी कब है? बस 2 दिन बाद ही शादी है। सब तैयारी जोर शोर से चल रही है। घर में रौनक लगी हुई है और मैं तो बस यही सोच रही थी कि तुम अगर नहीं आओगी तो मेरी शादी अधूरी सी लगेगी, इसलिए तुम्हें हर हाल में आना ही होगा। हाँ पिंकी, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी शादी में शामिल होकर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का तो मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। तो फिर पक्की बात हुई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम बिना बताए कहीं पीछे हटना मत, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी सहेली के बिना मेरी खुशी अधूरी रहेगी। ठीक है पिंकी, वादा करती हूँ तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और ऐसे ही रीमा हमेशा खोई हुई रहती है। तभी माधव आता है और कहता है, ए रीमा, ये बताओ, सही सही बताना, तुमको हुआ क्या है? मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, तुम हमेशा परेशान रहती हो। कोई तकलीफ है तो बोलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या समस्या है, बोलो। नहीं भैया, बस कुछ नहीं, ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इसलिए। क्या बताऊं भैया, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर माधव घर से बाहर चला जाता है। हाँ, कुछ तो है जो रीमा मुझसे छिपा रही है। मुझे किसी तरह से पता करना होगा कि आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी पिंकी आती है। भैया, रीमा कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, वो घर में है, जाओ। अच्छा पिंकी, सुनो, मेरी एक मदद करोगी? हाँ भैया, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम बस रीमा से ये पूछो कि उसको परेशानी क्या है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है, पर मुझे बता नहीं रही है। शायद तुम उसकी पक्की सहेली हो तो तुमको बता दे। पूछ के देखो ना, रीमा को क्या समस्या है, बेचारी परेशान लगती है। ठीक है भैया, मैं जरूर उससे पूछूंगी। इतना कहकर पिंकी रीमा के पास आती है। क्या हुआ रीमा? कल मेरी शादी है और तुम अभी तक एक बार भी नहीं आई। चलो ना, मेरी शादी में मेरा मन नहीं लगता। क्या हुआ? बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान हो। बताओ क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम कैसे माँ बन सकती हो? राजकुमार ने मुझसे प्यार का नाटक किया और मुझे धोखा दे दिया। कई दिनों से वो नहीं आ रहे हैं। अब मैं भैया को कैसे बताऊं? भैया टूट जाएंगे। इस सच के साथ मैं दिन रात तड़पती रहती हूँ। तभी माधव अंदर आ गया। अरे तुमने ये क्या कर दिया रीमा? मैं तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कुलक्षणी कहीं की। इतना कहकर माधव फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि राजकुमार मुझे धोखा दे देंगे। वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे।
मुझे माफ कर दीजिए। बस अब कोई फालतू की बात मत करना। मैं गरीब था तो क्या हुआ, मुझे अपने ऊपर गर्व था कि मेरी बहन मेरे साथ है, लेकिन जो तुमने किया है ना, उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है। अब बताओ मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा है तुमने? बस पता नहीं मुंह उठा के पता नहीं कहां से मुंह काला कर आई, कुलक्षणी कहीं की। भैया संभालिए अपने आप को, इस तरह टूट जाएंगे तो इन हालात का सामना कैसे कर पाएंगे? अरे पिंकी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तभी ये बात पड़ोसी हरिया सुन लेता है। ये तो ताजा खबर है। अरे ये तो बहुत ही मसालेदार खबर है। मुझे जल्द से जल्द ये बात मुखिया जी को बतानी चाहिए। ये बहुत सीना चौड़ा करके पूरे गांव में घूमता था ना, मेरी बहन मेरी बहन। आज उसी की बहना ने ऐसा डसा है, ऐसा डसा है। पूरा खेल गांव वालों के सामने खोल के रख दूंगा। हाँ। फिर वो भागकर मुखिया के पास जाता है। अरे क्या हो गया हरिया, तू इतना उतावला होकर मेरे पास क्यों आ रहा है, क्या बात है? अरे मुखिया जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुखिया जी, हमारे गांव में जो माधव की बहन नहीं है, जो आपके यहाँ काम करने आती है, क्या नाम है उसका, रीमा। अरे हाँ हाँ, तो क्या हो गया, काम करने आती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आती है तो आती है, कहना क्या चाहता है तू? अरे मुखिया जी, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो? अगर नाजायज बच्चा है, इसका मतलब वो हमारे गांव में रहेगी तो हमारे गांव को बदनाम करेगी। नहीं 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 नहीं, इसे हमें अपने गांव में नहीं रहने देना है। हाँ, यही तो मैं कहने आया था मुखिया जी। हरिया चलो, उसे गांव से बाहर निकालकर फेंकते हैं, चलो। फिर मुखिया, हरिया और भी कई सारे गांव वाले सभी उसके घर पर आते हैं। अरे ओ माधव, माधव, ए माधव, निकल बाहर। अरे बाहर निकल, तुम्हारी बहन ने क्या गुल खिलाया है, पूरे गांव को पता चल गया है। तुमसे एक तुम्हारी बहन नहीं संभाली जाती। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर, नालायक कहीं का। अरे बाहर आ। तभी माधव बाहर आ जाता है। अरे तेरी बहन ने किस किस से मुंह काला करवाया है? अरे गंदा खून हमारे गांव में नहीं रह सकता। मारो इसको, पत्थर से मारो, इसका पूरा खानदान ही गंदा है। मारो ससुर के नाते को, मारो। अरे रुकिए 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 रुकिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए सुनिए, रुकिए। हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बता, क्या तेरी बहन के पेट में पाप नहीं पल रहा है? बता। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मारो साथियों, इन दोनों भाई बहनों को पत्थर से मारो, मारो इनको। इतना कहकर सभी गांव वाले पत्थर मारने लगते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, हमें एक मौका तो दीजिए सफाई देने का। रुकिए रुकिए। ए माधव, कान खोल के मेरी बात सुन। हम तुझे कुछ दिन का वक्त देते हैं। अपनी बहन को लेकर इस गांव से निकल जा, वरना तेरा इतना बुरा हाल करेंगे कि भीख में मौत मांगेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन की गंदगी पूरे गांव वाली लड़कियों पर पड़े, समझा? चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन माधव के सिर से खून निकलने लगता है। भैया, आपके सर से खून निकल रहा है, रुकिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे बस बस बस, खून मत पोंछ रीमा। अरे तू समझती है कि ये हल्का फुल्का जख्म है, कुछ भी नहीं है। अरे असली जख्म तो मेरे दिल पर दिया है तूने। ये खून तो शायद रुक भी जाएगा, पर तेरे दिए हुए घाव कभी नहीं भर पाएंगे, कभी नहीं।
इतना कहकर माधव ने रीमा का हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से भैया के साथ गांव वालों ने बुरा सुलूक किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। इतना कहकर रीमा घर से एक बोतल लेकर निकल जाती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति देख लेता है। ये क्या? ये तो माधव की बहन है और ये नदी की तरफ क्यों जा रही है? हैं? और उसके हाथ में ये बोतल कैसा है? ओहो, मुझे जल्दी से जाकर ये बात माधव को बतानी चाहिए। फिर वो भागकर माधव के पास आता है। अरे माधव, ए माधव, तेरी बहन नदी की तरफ जा रही है। उसके हाथ में कोई बोतल भी थी। अरे जाकर देख, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। जा 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 जा। ये आप क्या कह रहे हैं काका? नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उसके साथ मैंने बहुत कड़वी बात की। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहिए। चलिए काका, मैं जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाता हूँ। फिर वो भागकर अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन तब तक रीमा जहर खा चुकी थी। रीमा, 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 तुमने जहर क्यों खाया? अरे तुम नहीं जानती थी कि तुम मेरी इकलौती बहन हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा रीमा, कैसे? भैया, मैं आपकी और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो। अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। चलो। तभी वो जल्दी से अपनी बहन को गोद में उठाकर हकीम के पास लाता है। हकीम जल्दी से उसका इलाज करता है। और कुछ ही दिन में रीमा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अगर तुम राजकुमार से इतना ही प्यार करती हो तो मैं किसी भी कीमत पर राजकुमार को मना लूंगा और तुमसे शादी करने के लिए मैं उसे तैयार करूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भैया। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम राजकुमार से प्रेम करती हो और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इसीलिए मैं राजकुमार को मनाकर ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ता है। तभी उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कहाँ जा रहे हो पुत्र? महाराज प्रणाम। मैं अपनी बहन के बच्चे के पिता को लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं किसी भी कीमत पर उसे लेकर ही आऊंगा। हाँ, मत जा, नहीं तो मारा जाएगा। क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए साधु महाराज, मैं अपनी बहन को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तो उसको लाकर रहूंगा। तू अपनी बहन की मोह माया में सब भूल चुका है। वो राजकुमार है और तुम्हारी बहन एक गरीब। दोनों का कोई मेल नहीं है। मत जा। नहीं, आप कुछ भी कहें, मैं अपनी बहन को ऐसे उदास और दुखी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो राजमहल जाता है। सभी सैनिक उसे रोक लेते हैं। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? हैं? मुझे महाराज से मिलना है। बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। बड़े आए महाराज से मिलना है। अपनी सूरत देखी है? भिखारी जैसे कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में कुछ नहीं है। अरे तुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चले आए मुंह उठाकर। कोई साधारण आदमी ऐसे ही महल में नहीं घुस सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।
हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी हालत खराब है, लेकिन मेरे इरादे साफ हैं। चाहे जान चली जाए, पर मैं महाराज से तो मिलकर ही रहूंगा। अरे क्या हो गया भाई, क्या है वहां पे? क्यों शोर मचा रखे हो तुम लोग? क्या बात है? आप प्रणाम मंत्री जी। मंत्री जी देखिए ना, ये एक भिखारी गरीब है और ये महाराज से मिलने की जिद कर रहा है। मैंने इसे मना किया, लेकिन कह रहा है कि महाराज से मिलकर ही जाएगा। अच्छा ठीक है, जाने दो। महाराज भी दरबार में बैठे हैं, इसका दुख भी सुन लेंगे। आजा भाई, आ जाओ। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। फिर माधव राज दरबार में जाता है। कहो भाई, कैसे आना हुआ? महाराज, आपके पुत्र राजकुमार ने मेरी बहन से प्यार का नाटक किया और उसे गर्भवती करके छोड़ दिया। आप अपने राजकुमार को कहिए कि वो हमारी बहन से विवाह करें। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरा पुत्र और तुम्हारी बहन? नहीं, हरगिज नहीं। महाराज, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप राजकुमार से पूछ लीजिए, वो तो सारा सच बता देंगे। तभी राजकुमार भी आ जाता है। राजकुमार, कहिए, ये जो कह रहा है क्या वो सच है या झूठ? सही बताओ। पिताजी, ये जो बोल रहा है वो सच है, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ पिताजी। मैं तो सिर्फ उससे प्यार का नाटक कर रहा था, अपने दिल को बहला रहा था। अब मेरा दिल बहल गया तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं उससे विवाह करके उसको रानी नहीं बनाने वाला। और मैं तो कहता हूँ पिताजी, इसको मौत की सजा दीजिए और मामला खत्म कीजिए। क्यों? सुन लिया तुमने कि राजकुमार ने क्या कहा? वो तुम्हारी बहन से विवाह नहीं करना चाहता। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से और तुम्हारी बहन की कहीं दूसरी जगह शादी करवाओ, और जो भी पैसा खर्च होगा वो पैसा हम देंगे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तभी माधव महाराज के पैर पड़ जाता है। महाराज, मेरी बहन आपके बेटे राजकुमार से बहुत प्रेम करती है। आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगा। बस मेरी बहन को बचा लीजिए। वो गर्भवती है, उसके पेट में राजकुमार का बच्चा है। ओहो, लगता है तू वही है जिसकी मुझे तलाश थी। जा और एक पवित्र सुनहरा फूल लेकर आ। मेरी रानी 10 साल पहले मर गई थी, पर वो आज भी जिंदा हो सकती है अगर वो पवित्र सुनहरा फूल मिल जाए तो। अगर तू वो ले आया तो तू जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। हाँ, ठीक है, मैं वो फूल लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है। इतना कहकर वो घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। तभी वही साधु महाराज आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। कहाँ जा रहा है तू? मृत्यु के द्वार पर मैंने तुझे जाने से रोका। अब तू वहां मत जा। वो फूल तुझे आसानी से कभी नहीं मिलेगा। तेरी जान को खतरा है। हाँ, साधु महाराज, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ, अगर तुझे मरना ही पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि वो फूल लेने के लिए तुम्हारे सच्चे हृदय की परीक्षा देनी होगी। तुम वो परीक्षा पास करोगे तभी तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद महाराज। जाओ, थोड़ी दूर जाओगे तो तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उसी में तुम्हें वो खास तरह का फूल मिलेगा, पर संभल कर जाना। इतना कहकर साधु आगे बढ़ जाता है। माधव जैसे ही घने जंगल में आता है, तभी वहां पर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे, ये इतने घने जंगल में रो कौन रहा है? देखना होगा। जो भी परेशान है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।
फिर वो पास जाकर देखता है तो एक चिड़िया होती है जो फूट फूट कर रो रही होती है। क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बात है? मेरे बच्चे पेड़ से नीचे गिर गए हैं, तुम उन्हें उठाकर ऊपर रख दो। माधव सब जगह देखता है लेकिन उसे बच्चे दिखाई नहीं देते। बच्चा? लेकिन यहाँ तो कोई बच्चे नहीं दिख रहे। कौन सा बच्चा? मेरा बच्चा यही था मेरा बच्चा। शायद वो किसी जानवर ने ले लिया। मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दो। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर माधव थोड़ी दूर जंगल में ढूंढता है, तभी उसे एक घायल चिड़िया का बच्चा दिखता है। माधव बच्चे को लेकर चिड़िया के पास आता है और उसके पंख पर कुछ पौधे तोड़कर लगा देता है और चिड़िया के पास रख देता है। हाँ, थोड़े घायल थे, इसीलिए मैंने जड़ी बूटी भी लगा दी है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत नेक दिल के इंसान हो। तुम जिस कार्य के लिए निकले हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। फिर माधव आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सामने उसे 3 बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ों के बीच में एक जादुई आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते हो। तो तुम कौन हो? देखो, मुझे जाने दो। मुझे वो जादुई फूल किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर तुम्हें वो फूल चाहिए तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं पीछे नहीं रह सकता। मेरी बहन की जिंदगी और मौत का सवाल है, पूछो। माधव, यदि तू सच्चे दिल से अपनी बहन के लिए ये फूल ले जाना चाहता है तो पहले मेरी परीक्षा पास कर। तीनों पेड़ों में से केवल एक पेड़ के नीचे फूल है, बाकी पेड़ों में जाल और भ्रम है। तुझे बस एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर प्यार सच्चा हो और दिल नेक हो तो इंसान कैसे निर्णय लेता है? पहला, केवल डर और लालच से। दूसरा, अपने हृदय की सुनकर और सच्चाई पर भरोसा करके। और तीसरा, दूसरों की नकल करके। इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? बता। अगर मैं डर और लालच से चुनूंगा तो मेरी बहन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगर मैं दूसरों की नकल करूंगा तो सही मार्ग नहीं मिलेगा। बस मेरा हृदय और मेरी सच्चाई ही मुझे सही रास्ता दिखा सकती है। तो सही उत्तर है अपने हृदय की सुनकर और सच्चाई पर भरोसा करके। जैसे ही माधव सही उत्तर बताता है, तीनों पेड़ों की जड़ों से हल्की रोशनी फैलती है। सिर्फ बीच वाले पेड़ के नीचे से सुनहरा फूल झूमता हुआ बाहर आता है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। माधव, अब ये फूल तुम्हारा है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपने बहन की जिंदगी बचा सकता हूँ। धन्यवाद। इतना कहकर माधव वो फूल उठाता है और राजमहल जाता है। महाराज ये देखिए, मैं वो फूल लेकर आ गया हूँ। हाँ, शाबाश, तुमने वो किया जो कोई आज तक नहीं कर सका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम अपनी बहन के सच्चे रक्षक हो। मैं हमेशा यही उम्मीद करता रहा कि कोई ऐसा आएगा जो उनकी रक्षा और प्रेम के लिए इतना साहस दिखाएगा। अब तुम इस फूल को इस मूर्ति पर रख दो। फिर माधव वो फूल लेकर रानी की मूर्ति पर रख देता है। तभी रानी इंसानी रूप में बदल जाती है।
हाँ सचमुच सचमुच ये वही फूल है। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। हाँ, धन्यवाद माधव। अब मैं समझ गया कि सच्चा प्यार और सच्चा सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारी बहन से विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारी बहन को अपने राजमहल, अपने परिवार, अपने घर की वधू बनाने के लिए तैयार हूं। हम जल्द ही दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमार और रीमा की शादी धूमधाम से होती है और पूरे महल में खुशियों का माहौल बन जाता है और गांव वाले भी माधव की बहादुरी और सच्चाई देखकर उसकी इज्जत करने लगते हैं।